गुड इवनिंग टीम। तो एजोर की सीरीज में आज का जो टॉपिक है एआई। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट एप्लीकेशन। ये हम जो एआई से जो एप्लीकेशन बनाते हैं उसको हम इंटेलिजेंट एप्लीकेशन बोलते हैं। तो ऑलरेडी इसका एक सेशन मैंने ले चुका हूँ एआई का। और ये एजोर का सेशन खत्म होने के बाद एआई और डाटा साइंस के स्पेशल सेशन होने वाले जो करीब 24 सेशन होंगे, एक के बाद एक बहुत कंटिन्यू। तो अगर किसी को एआई को बहुत डेप्थ में काम करना है, उसमें एक्सपर्ट बनना है, तो उसके लिए वो सेशन बहुत अच्छा है, जिसमें आपको बहुत आसान लैंग्वेज में विथ एग्जांपल पूरा एआई, कंप्लीट एआई जिसको बोलते हैं, 24 सेशन का स्टार्ट होने वाला है इसके बाद। तो अभी हम एजोर में एआई का केवल स्टडी कर रहे हैं। एआई सभी क्लाउड में अवेलेबल है। अलग से और भी कंपनी है जो एआई पे काम कर रही है, लेकिन हम केवल एजोर का फोकस है क्योंकि एजोर के सेशन में हम काम कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एआई? एआई एग्जैक्ट क्या होता है? तो एआई जो है दो वर्ड से बना हुआ है। एक वर्ड से आपका आर्टिफिशियल और एक वर्ड है आपका इंटेलिजेंट। तो आर्टिफिशियल मतलब कोई अगर इंसान अगर कोई चीज बनाता है अपने हाथ से तो उसको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। और इंटेलिजेंट का मतलब होता है सोचने समझने की क्षमता, उसको इंटेलिजेंट बोलते हैं, इंटेलिजेंसी। तो एआई जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि ये इंसानों द्वारा बनाया हुआ टेक्नोलॉजी है, जो सोचता है, समझता है, डिसीजन लेता है, ये सारा काम कर सकता है। राइट। तो इसमें हम देखते हैं कि एग्जैक्ट एआई के को क्या क्या चीजें रहती है। जैसे कि मान लो लर्न फ्रॉम डाटा, तो ये इसकी एबिलिटी होती है। एआई की सबसे बड़ी एबिलिटी होती है कि वो डाटा से सीखता है। ठीक है, डाटा के हिसाब से उसको ट्रेनिंग मिलती है, वो लर्न करता है उसे। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, उसके लिए कोई बैरियर नहीं है। आप कोई भी लैंग्वेज में अगर इनपुट दोगे वो अंडरस्टैंड कर लेगा। फिर रिकॉग्नाइज इमेजेस, तो इमेजेस को रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है। इमेज का रिकॉग्निशन मैंने एआई के सेशन में भी बताया था कि जैसे मान लो हम उसको दिखाएंगे कि ये फोटो है, इसको डॉग बोलते हैं, लेकिन एक दूसरे प्रकार का डॉग है, उसको फोटो दिखा के बोलेंगे कि ये डॉग है। तो आप ऐसे उसको 10 फोटो अलग अलग डॉग के दिखा के बोलोगे ये डॉग है। इसके बाद 11वां फोटो उसके सामने रखोगे, जो पिछले 10 फोटो से एकदम डिफरेंट टाइप का डॉग है, लेकिन वो बता देगा ये डॉग है। तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डाटा से किस प्रकार से लर्न कर लेता है। तो ये छोटा सा एग्जांपल दिया। तो इमेज रिकॉग्निशन में क्या होता है कि इमेज को रिकॉग्नाइज कर लेता है। बहुत सारे इमेज में से भी किसी इमेज को कर लेता है, और कोई भी इमेज देंगे उसको आइडेंटिफाई कर लेता है वो क्या चीज है। फिर अंडरस्टैंडिंग स्पीच, तो स्पीच को अंडरस्टैंड करता है। तो आप किसी भी लैंग्वेज में आप या फिर आप वॉइस से भी अगर मान लो कुछ बोल रहे स्पीच है, तो स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेता है। आप किसी भी लैंग्वेज में अगर आप बोलोगे तो उसको टेक्स्ट में ही कन्वर्ट करेगा पहले, देन उसके बाद वो आपका प्रॉम्प्ट अंदर जाता है। प्रिडिक्शन कर सकता है, पिछला हिस्ट्री डाटा को देख करके आगे क्या होने वाला भविष्य में वो बताने की क्षमता रखता है। फिर ये जनरेट करता है रिस्पॉन्स को। तो रिस्पॉन्स क्या क्या हो सकते हैं? टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है रिस्पॉन्स, या आप कोई इमेज जनरेट करा रहे हो, या आप वीडियो बना रहे हो उससे, या कोई ऑडियो बना रहे हो, तो वो जनरेट करने का काम करता है। यहाँ पर एक चीज याद आ गई मुझे, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो एआई जो जनरेट करता है ना, इसमें खास करके जो ऑडियो की बात हो रही है, तो जब भी जो डिजिटल अरेस्ट अगर आप लोग सुन रहे होंगे कि आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है मार्केट में, डिजिटल अरेस्ट जो हैकर लोग करते हैं, तो होता क्या है कि अगर वो आपसे बात कर रहे हैं और आप उससे नॉर्मल बात कर रहे हो, एकदम नॉर्मल जैसे हम किसी से बात करते हैं, रिस्पेक्ट देके बात करते हैं, या हम कुछ इंक्वायरी वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो क्या करता है सामने वाला उसको रिकॉर्ड कर लेता है। अब आप बोलोगे कि मैंने तो कुछ गलत बात किया ही नहीं, मैं तो नॉर्मल बात किया कि भाई तुम कौन हो, मुझे क्यों बात कर रहे हो, मुझे क्यों बार बार फोन कर रहे हो, नॉर्मल बात कर रहे हो। फिर वो क्या करता है कि आपका जो टोन रहता है ना, स्पीच रहता है, उसको एआई के द्वारा क्या करता है कि वो टाइप करके एक गलत टाइप का मैसेज वगैरह टाइप करके एआई को देता है, और एआई आपके टोन में ऑडियो बना देता है। और वो ऑडियो आपको सुनाएगा कि देखो आपने मेरे को गाली गलौज किया, आपने ये किया, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मैं थाने में कंप्लेन करने जा रहा हूँ। और थोड़ी देर बाद पुलिस बन के फोन भी करेगा, आपकी कंप्लेन हो गई है। इसको डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं। एआई का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ लो, जान लो कि अगर आपको लगता है कि ये कोई हैकर है, आपको लगता है कि अननोन पर्सन है, ज्यादा बिल्कुल बात मत करो। सॉरी रॉन्ग नंबर बोल के तुरंत काट दो। आप अगर जितना ज्यादा बात करोगे आपको उलझाएगा, तो आपके बहुत सारे वर्ड्स को, स्पीच को
रिकॉर्ड कर लेगा और वो कुछ भी जनरेट कर सकता है। आप सुन के बोलोगे कि अरे तो मेरी आवाज है, एकदम सेम टू सेम बना देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मुझे याद आ गया तो मैं सोचा कि बता देता हूँ। तो एआई के एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे मान लो कि आप गूगल मैप चला रहे हो और गूगल मैप में आपको कहीं पहुंचना है और जल्दी पहुंचना है। तो जैसे आप गूगल मैप को कमांड देते हो कि विच रूट हैज लेस ट्रैफिक, यानी कि आपको कौन सा रूट चाहिए जहाँ पर ट्रैफिक कम हो ताकि आप पहुंच जाओ। तो वो गूगल मैप क्या करता है, सारे लाइव डाटा को स्कैन करता है बहुत तेजी से। आप जहाँ पर खड़े हो उसके आसपास कितने व्हीकल्स है ना, पूरा ट्रैफिक वगैरह को रीड करता है और आपको बताता है कि ये रास्ते से जाओ, इसमें भीड़ कम है। और ये रास्ते किसी रूट को रेड कर देता है। रेड ऑरेंज का मतलब है कि वहां पर ट्रैफिक ज्यादा है। तो ये सब जो है एआई के द्वारा हो रहा है, कोई दूसरा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है गूगल का, ये सब एआई है। तो एआई जो है बहुत तेजी से इस प्रकार के रिस्पॉन्स बना के देता है। फिर हमारा यहाँ क्वेश्चन आता है कि एंटरप्राइज आर्किटेक्ट जो रहता है एआई को क्यों ज्यादा वैल्यू देते, प्रायोरिटी देते, या क्यों चाहते हैं कि एआई का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर में हो, मॉडर्न एप्लीकेशन मॉडर्न बिजनेस में इसका इस्तेमाल हो। तो सबसे पहला चीज इसमें कि रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली, यानी कि आपको बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है, बहुत ही फास्ट। जैसे एग्जांपल के लिए आप अगर किसी बैंक में जाके कैशियर का कैश काउंटर में जाके पूछोगे कि मेरा एक बैलेंस कितना है अकाउंट पे, वो आपसे अकाउंट नंबर पूछेगा, फिर एंट्री करेगा, दो चार कमांड चलाएगा और फिर बताएगा कि आपका बैलेंस जो है 1000 रुपीज है। लेकिन यही चीज आप चैट बोर्ड में अगर बोलोगे व्हाट इज माई बैलेंस, एंटर करोगे तुरंत 1000 मिली सेकंड्स में आपके सामने आ जाएगा। जबकि वो जो काम बहुत ज्यादा किया, उसने डाटाबेस में जाके सर्च किया, सब कुछ किया, लेकिन वर्क इतना फास्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, कस्टमर सेटिस्फाई रहता है कि उसको कोई चीज चाहिए तो उसके लिए लाइन नहीं लगाना पड़ रहा है, बार बार बोलना नहीं, समझाना नहीं पड़ रहा है। हम घर बैठे तुरंत टाइप कर रहे हैं और आपको जवाब मिल जा रहा है। तो ये रिस्पॉन्ड आपका जो होता है बहुत फास्ट हो जाता है। एनालाइज मिलियन ऑफ रिकॉर्ड, तो जैसे कि आपको बैलेंस, आपने पूछा कि मेरा बैंक का बैलेंस क्या है, लेकिन उसके लिए उसको बहुत सारे रिकॉर्ड को सर्च करना पड़ा होगा। बहुत तेजी से आपकी आईडी ढूंढा होगा, आपका रोल देखा होगा, आपको डाटा देना है कि नहीं देना है, आपको परमिशन है कि नहीं, ये सब कुछ चेक किया होगा। फिर डाटाबेस में जा करके पूरा सर्च मारा होगा और फिर आपको रिकॉर्ड लाया होगा। लेकिन ये सब 1 सेकंड से भी अंदर आपको डाटा मिल रहा है। तो बहुत सारे डाटा को सर्च करके भी आपको स्पीडली रिकॉर्ड डाटा देता है। डिटेक्ट पैटर्न्स, तो पैटर्न्स को डिटेक्ट कर लेता है। पैटर्न्स डिटेक्ट करने का अभी जैसे एग्जांपल दिया था मैं, कि अगर आप डॉग का इमेज उसको दिखा करके ट्रेन कर रहे हो कि दिस इज अ डॉग, और आपके पास अलग अलग टाइप के डॉग की फोटो है, अलग अलग नस्ल के डॉग की फोटो है, डाबरमैन है, जर्मन शेफर्ड है, अलग अलग है, और आप उसको दिखा दिखा के बता रहे हो और आपने 10 प्रकार के डॉग उसको दिखा दिए। आप 11वां और 12वां प्रकार का डॉग जब दिखाओगे, वो डायरेक्ट बता देगा कि ये डॉग है। तो वो क्या कर रहा है, पैटर्न को एनालाइज करता है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल दिया, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि उसको पैटर्न चाहिए। ठीक है, जैसे आप उसको बोलोगे कार, तो कार का मतलब वो उसको व्हीकल भी समझेगा, उसको ऑटोमोबाइल भी समझेगा। उसको पता है कि अच्छा ये ऑटोमोबाइल भी बोल सकते, व्हीकल भी बोल सकते, वो डायरेक्ट कार को नहीं याद कर लेगा। तो इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग होती है इसके पास। तो ऑटोमेट डिसीजन का मतलब ये है कि अपना खुद से वो डिसीजन लेता है, यानी कि आपके ऊपर डिपेंड नहीं रहता है कि आप बताओ क्या करना है तो मैं करूंगा। वो स्वतंत्र होता है, वो खुद से डिसीजन लेता है। तो एजेंटिक एआई जो मार्केट में आया है, जिसमें एजेंट्स बनाए जाते हैं, वो क्या काम करते हैं, यही काम करते हैं। और वो अपने आप चलते रहते हैं, अपने आप डिसीजन लेते हैं कब करना है, किसको देना है, वहां से डाटा आ गया, अब किसको बाईपास करना है। तो वो सब खुद ही करते रहते हैं, उसको कोई ऑपरेट नहीं करता, इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है। तो ऑटोमेट आपका डिसीजन चलता है। रेड्यूस मैनुअल एफर्ट्स, तो मैनुअल एफर्ट्स आपका कम हो जाता है। अगर मान लो कहीं किसी कंपनी में एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन चल रहा है, सपोज ईआरपी का एप्लीकेशन है, या हॉस्पिटल मैनेजमेंट का हॉस्पिटल एप्लीकेशन चल रहा है, सॉफ्टवेयर चल रहा है, वहां पर अगर मान लो कि एआई का यूज करते हैं तो आपका मैनुअल एफर्ट्स कम हो जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास बहुत सारी इनवाइसेस आती है डिफरेंट टाइप्स की, और आप क्या करते हो कि उस इनवाइस को हाथ में रख करके और आपके जो एप्लीकेशन में एंट्री करते हो, उसके नाम हो गया, डेट हो गया, अमाउंट्स हो गया, क्या क्या पार्ट्स उसमें लिखा हुआ है। तो आपको एक इनवॉइस को एंटर करने के बाद उसको एक रीवेरिफिकेशन करते हो, उसके बाद उसको सबमिट करते हो, फिर आप दूसरा इनवॉइस लेते हो। लेकिन यही आप अगर एआई का इस्तेमाल करते हो, एआई की विजन सर्विस ओसीआर का इस्तेमाल करते हो,
तो आपको क्या करना रहेगा, कुछ नहीं, आपको वो इनवाइस है सीधा फट से स्कैनर पे रखना रहेगा। वो अपने आप उसमें डाटा फेच कर लेगा और जहां जहां भरना चाहिए वहां भर लेगा। आपने अगर आधार कार्ड रख लिया, आपने पैन कार्ड रख लिया, तो अपने आप आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका नंबर वगैरह जो है ले करके और जिस फील्ड में डालना चाहिए प्रॉपर उसी फील्ड में डाल देगा। तो ये जो है ना एक प्रकार का ये ऑटोमेट, और इसके बाद भी बहुत सारे ऑटोमेशन होते हैं। बड़ी बड़ी रोबोटिक मशीन लगी होती है जो एआई से कंट्रोल होती है, ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। और आजकल तो फैक्ट्री में आप देखो कि रोबोट चलते रहते हैं, रोबोट काम करते रहते हैं, टेस्टिंग करते रहते हैं, असेंबलिंग करते हैं, फिर सामान इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं। और ये सारा कंट्रोल होता है एआई के द्वारा। तो ऑटोमेशन के लिए और मैनुअल एफर्ट जो है ये कम हो जाएगा क्योंकि आप ऑटोमेशन में जाओगे। फिर इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस इसमें इम्प्रूव हो जाता है। कस्टमर को स्पीड मिल रही है, एक्यूरेसी मिल रही है और इजी वे में वो काम कर पा रहा है। सपोज आप किसी कंट्री कंट्री में या किसी स्टेट के बैंक में जाते हो, आपकी लैंग्वेज वो नहीं जानता तो कितनी दिक्कत जाती है। लेकिन एआई पे ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज में उसको क्वेश्चन पूछो, आपको एकदम एक्यूरेट जवाब देगा। आप गुजराती में पूछो, तेलुगु में पूछो, इंग्लिश में पूछो, इटालियन में पूछो, आपको रिस्पॉन्स इमीडिएट मिल जाएगा। तो इसलिए जो है एंटरप्राइज आर्किटेक्ट प्रायोरिटी पे लेता है एआई को, कि अगर आप एआई को कोशिश करता है कि एप्लीकेशन में जोड़ा जाए ताकि जो बिजनेस है वो इम्प्रूव हो सके। तो यहाँ पर एक एग्जांपल जैसे दिया कि कस्टमर एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज माय लोन बैलेंस, और आपको उसको ना एक कुछ मिली सेकंड में ही जवाब मिल जाता है कि आपका लोन बैलेंस क्या है। ठीक है। लेकिन यही अगर मान लो चैटबॉट अगर अवेलेबल नहीं है, तो फिर मैनुअल अगर किसी से पूछेगा तो उसमें टाइम लगेगा। एक तो उसको वहां जाना पड़ेगा, लाइन लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछेगा, वो भी जा करके अकाउंट नंबर वगैरह पूछेगा, टाइप करेगा, तो ये लंबी प्रोसेस होती है। लेकिन एआई से क्या हो गया, ये काम आसान हो गया। एजोर में जो एआई प्लेटफॉर्म की जो सर्विसेज है, यहाँ चार प्रकार के कोर सर्विस दिया हुआ है। कोर सर्विस मतलब बेस सर्विस होता है। तो इसमें एजोर ओपन एआई सर्विस ज्यादा पॉपुलर है। फिर इसके बाद एजोर एआई फाउंड्री है। इसके बाद एजोर मशीन लर्निंग है। और एजोर की कम्युनिटी सर्विस है। और इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कम से कम ये कोर सर्विस तो पता होनी चाहिए कि एजोर में ये चार प्रकार की कोर सर्विस अवेलेबल है। हम एक के बाद एक ये सर्विस के स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारी सर्विस आती है एजोर ओपन एआई सर्विस। तो एजोर ओपन एआई, ओपन और एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो ये क्या होता है, ओपन एआई सर्विस में क्या काम करते हैं? तो एक क्लाउड सर्विस दैट प्रोवाइड द एलएलएम, यानी एजोर ओपन सर्विस जो है हमको प्रोवाइड करती है एलएलएम। एलएलएम का फुल फॉर्म क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का डेफिनेशन क्या है कि लार्ज मतलब होता है ट्रेंड एंड ह्यूज डाटा, बहुत ही ज्यादा बड़ी मात्रा में डाटा रहता है और वो भी ट्रेंड होता है, तो उसे हम लार्ज बोलते हैं। लैंग्वेज मतलब है कि अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, कोई भी भाषा को वो आसानी से समझ लेता है। और मॉडल का मतलब होता है मैथमेटिकल एआई इंजन, एक प्रकार का इंजन है। तो उसमें जो भी रिक्वेस्ट आएगी तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। और वो मैथमेटिकल एआई इंजन बोलते हैं मॉडल को। तो जनरली भाषा में हम ना मॉडल यूज करते हैं। जैसे कोई किसी से बात करते हैं कि अरे तुमने एप्लीकेशन में कौन सा मॉडल यूज किया, या कौन कौन से मॉडल यूज किया, ऐसे बात करेंगे। तो आप बताओगे कि मैंने एम्बेडिंग मॉडल यूज किया, मैंने जीपीटी 5.4 मिनी यूज किया। तो ये आप मॉडल के नाम बता रहे हो। ठीक है। तो मॉडल हम शॉर्ट में बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में उसका जो फुल फॉर्म है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, एलएलएम। लेकिन हम इसको मॉडल बोल देते हैं जनरली बातचीत में। तो जब भी आप मॉडल वर्ड सुनोगे कहीं भी, या आपको कोई बताएगा कि भाई ये एक मॉडल है जीपीटी 5, या बोलेगा कि सोनेट 4.6 एक मॉडल है, तो मॉडल वर्ड मतलब आप समझ जाना कि वो एलएलएम है। ठीक है। फिर ये अलग अलग प्रोवाइडर के हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एजोर के प्रोवाइडर के जो है वो लगभग जीपीटी वाले, जीपीटी 5, जीपीटी 5.2, जीपीटी 5.4 मिनी, इस प्रकार के जो रहेंगे ये एजोर के हैं। सोनेट वगैरह जो है एंथ्रोपिक का है। तो ऐसे अलग अलग कंपनी जो है अपना अपना एलएलएम मॉडल निकाली है। और एलएलएम मॉडल किसी एक कंपनी के पास एक से ज्यादा होते हैं। तो एलएलएम के जो वर्क होते हैं क्या क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलएलएम क्या क्या कर सकता है। तो एलएलएम से चैटिंग कर सकते हैं, यानी कि कन्वर्सेशन कर सकता है। आप कोई क्वेश्चन पूछोगे तुरंत वो जवाब देगा। जैसे आप बोलोगे इसको हेलो, तो वो भी वहां से पूछेगा हाउ आर यू। तो ये चैटिंग कन्वर्सेशन के भी काम आता है, समराइज करने का काम आता है, और मैं तो बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी आप कोई सर्विस वगैरह लेते हो ना, तो वहाँ एग्रीमेंट खुलता है।
और वो एग्रीमेंट बहुत छोटे छोटे लेटर में होते हैं, बहुत ही ज्यादा होता है। यानी कि आप समझ जाओ कि 8 पेज का 10 पेज का एग्रीमेंट है, इतने बारीक बारीक अक्षर में लिखा है, उसको कौन बैठेगा पढ़ते। तो मैं क्या करता हूँ, उसको पूरा कॉपी करता हूँ, चेट बोर्ड को देता हूँ, बोलता हूँ कि इसको शॉर्ट में समराइज कर दो। वो इसको शॉर्ट में समराइज करता है, तो मेरे को पढ़ने में आसानी हो जाता है, और फिर उसके बाद मैं उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाता हूँ। तो आपको कोई भी चीज़ को समराइज करना है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, फोटो खींचा हुआ कोई चीज़ है, आपको ये समराइज कर देगा। और इसका अच्छा यूज होता है चैट जीपीटी का। जैसे कहीं भी आप दवाई की शॉप में हो, आपको एक वहाँ कोई दूसरी प्रकार की दवाई मिली, आपको नहीं पता कि दवाई का क्या यूज है, आप चैट जीपीटी खोलो, फोटो खींचो, बटन दबा दो, तुरंत उसको समराइज कर देगा कि ये क्या दवाई है, किस लिए यूज होता है, कैसा इसका डोज लेना चाहिए, तुरंत। आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में कोई एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें कुछ फोटो दिया हुआ है या फिर आप कुछ लिखा हुआ है, और आपको समझने में दिक्कत जा रही है, आप तुरंत एक फोटो खींच लो और वो तुरंत समराइज कर देगा कि क्या है। तो ये समराइज बहुत अच्छा करता है, तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली आपको यूज करना चाहिए। राइट कंटेंट, तो राइट कंटेंट वही कि मैं यूट्यूब का जो वीडियो अपलोड करता हूँ, उसके जो कंटेंट है मैं एआई से ही बनाता हूँ। या हम अलग अलग प्रकार के कंटेंट जनरेट, कंटेंट मतलब टेक्स्ट कंटेंट भी हो सकता है, इमेज कंटेंट भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है। मैं ज्यादा टेक्स्ट का ही काम करता हूँ, बट अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर है तो स्वाभाविक है कि वो ग्राफिक्स से रिलेटेड इमेज वगैरह जनरेट करेगा। या कोई डेवलपर है, फ्रंट एंड डेवलपर है, बैक एंड डेवलपर है, तो वो कोड जनरेट करेगा, जनरेट कोड का भी काम करता है। और आंसर क्वेश्चन, यानी कि आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे आंसर देगा। तो ये सब एक बेसिक काम होते हैं एलएलएम के। तो एलएलएम काम कैसे करता है, तो एलएलएम के सबसे पहले हमको क्वेश्चन पूछना पड़ता है। क्वेश्चन जो हमारा होता है प्रॉम्प्ट के फॉर्मेट में होता है। जब आप क्वेश्चन और प्रॉम्प्ट में अंतर होता है ना, तो क्वेश्चन मतलब एक नॉर्मल हमारी लैंग्वेज में जो पूछा जाता है, जहाँ आप हिंदी में पूछ रहे हो, गुजराती में पूछ रहे हो, इंग्लिश में पूछ रहे हो, ग्रामर वगैरह उसमें लगा हुआ है क्वेश्चन। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है विदाउट ग्रामर, कम से कम शब्दों में हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या आउटपुट चाहिए। और अगर एलएलएम पूरा समझ गया तो आपको प्रॉपर आउटपुट ला के देगा। और प्रॉम्प्ट में सबसे खास बात ये होती है कि आपका टोकन को बचाना रहता है। आप अगर बहुत ज्यादा डाटा डालोगे, अनवांटेड डाटा डाल दोगे, जैसे कि एक्सक्यूज हो गया, सॉरी हो गया, है ना, इस टाइप से हेलो, ये सब चीजें वर्ड डालना नहीं प्रॉम्प्ट में, क्योंकि वो तो इंसान है ही नहीं, वो तो मशीन है, उसको तो वो वर्ड चाहिए जिससे उसको समझ में आए कि मुझे करना क्या है। तो प्रॉम्प्ट जो होता है बहुत ही ऑप्टिमाइज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं, जो एक स्पेसिफिक, इसके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बना हुआ है। तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि जो भी एआई टूल यूज कर रहा है या एआई में एक्सपर्ट होने जा रहा है, तो डेफिनेटली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स वो कर ले, या कोई यूट्यूब में अवेलेबल है उसे भी देख सकता है, या जो भी माध्यम है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर ले, ये बहुत जरूरी है। तो जब हम क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया, हम बताने के लिए प्रॉम्प्ट लिखे, और प्रॉम्प्ट किसके पास गया, एलएलएम के पास गया। ठीक है, तो एलएलएम क्या किया, रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया। तो जितने भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट होते हैं, वो एलएलएम के पास ही जाते हैं। और एलएलएम बहुत सारे प्रकार का होता है, जैसे बताया ना, कोई इमेज जनरेट करने का स्पेसिफिक एलएलएम है, कोई आपका टेक्स्ट जनरेट करता है, कोई कोड जनरेट करता है। अच्छा, चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी एक यूआई है। चैट जीपीटी के पीछे बहुत सारे एलएलएम लगे हुए हैं। जब आप चैट चैट जीपीटी को कोई इमेज एडिट करने बोलते हो, तो वो एलएलएम के पास जाता है जो इमेज का काम करता है। अगर चैट जीपीटी को आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, कोई जानकारी चाहिए, तो नॉलेज बेस्ड एलएलएम के पास वो रिक्वेस्ट जाती है। अगर आप उसको वीडियो क्रिएट करने के लिए अगर प्रॉम्प्ट देते हो चैट जीपीटी को, तो वीडियो जनरेट करने के लिए जनरेटिव एआई वाला मॉडल जो होगा वहां जाएगा रिक्वेस्ट। तो एलएलएम जो होते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग होते हैं। तो चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी, ये सब सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, उसके पीछे मल्टीपल एलएलएम होते हैं। और खुद हम जो कोडिंग करते हैं, कोडिंग में जैसे अभी मैं ओपन कोड यूज कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, कोपायलट यूज कर रहा हूँ, तो आप देखोगे उसमें भी मॉडल्स आते हैं अलग अलग। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से काम के लिए कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप कॉस्ट ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो, बेटर आउटपुट ले सकते हो। तो ये एक फ्लो हो गया कि आपका एआई कैसे काम करता है, एलएलएम तक कैसे रिक्वेस्ट जाती है और रिस्पॉन्स आपको मिलता है। तो जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है कि समराइज दिस 50 पेज डॉक्यूमेंट। मान लो 50 पेज का मेरे पास एक पीडीएफ है, और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बैठ के 50 पेज को बहुत ही अच्छे से एक एक लाइन को पढूं। लेकिन मुझे आधे घंटे में एक मीटिंग है, वहां पर मुझे अपनी बात को रखना है, तो मैं क्या करता हूँ, तो पीडीएफ को अपलोड करता हूँ चैट जीपीटी में, उसको प्रॉम्प्ट देता हूँ, मेरे को ये कम से कम शब्दों में 2 पेज में इसको एक्सप्लेन करो। तो वो क्या करता है, समराइज डाटा मेरे को दे देता है, तो मेरे लिए वो बड़ा आसान हो जाता है, कम समय में मैं समझ जाता हूँ उस चीज को।
तो रियल बैंकिंग एग्जांपल में जैसे देखते हैं व्हाट इज माय ईएमआई ड्यू डेट। अगर आपने पूछ लिया कि भाई मेरा ईएमआई का ड्यू डेट क्या है, यानी कब मेरे को ईएमआई पटाना है, तो वो तुरंत आपको सेकंड्स के अंदर बता देगा कि आपका डेट 25 मई है, नेक्स्ट डेट। तो ये जो बता रहा है, तुरंत बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि एलएलएम यूज हो रहा है, एआई का इस्तेमाल हुआ उस एप्लीकेशन में, राइट। एआई चैटबॉट जिसको बोलते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। सेकंड सर्विसेज का एजोर एआई फाउंड्री। तो बहुत सारे डेवलपर को ये पता नहीं रहता एक्चुअली में एआई फाउंड्री जो बना हुआ है, ये क्यों बना है। तो यहाँ पर एक्चुअली में हम मॉडल को डिप्लॉय करते हैं। मॉडल मतलब एलएलएम। तो जैसे एजोर का एआई फाउंड्री है, तो वहां पर आप जाके जब देखोगे, मोबाइल डिप्लॉय करने जाओगे, तो जीपीटी वाले सारे मॉडल लाइन से मिलेंगे। जी, आपको वहां पर कोडेक्स भी मिलेगा, आपको जीपीटी का मिनी मिलेगा, जीपीटी 4, जीपीटी 5, जीपीटी 5.5, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स मिलते हैं। लेकिन ये जो मॉडल्स के नाम मिले रहा इसको बोलते हैं ट्रेंड मॉडल। ट्रेंड मॉडल क्या होता है? ट्रेंड मॉडल का मतलब है कि ऑलरेडी ट्रेन किया गया है किसी कंपनी द्वारा। आप बस उसको काम बोलो, काम करके देगा। आपको उससे काम करवाना है, उसको ट्रेनिंग नहीं देना बिल्कुल। तो ट्रेंड मॉडल जो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं, और इसको जब हम डिप्लॉय कर रहे हैं, तो डिप्लॉय का मतलब नहीं कि पूरा एलएलएम आके आपके सर्वर पे आ गया, नहीं, उसका एक इंस्टेंस बन गया हुआ है। एक्चुअली में इसको हम अपने लोकल सर्वर में तो ला ही नहीं सकते। कंपनी का असेट है ये, कंपनी ने सालों साल कई खरबों रुपए लगा के इसको बनाई है। तो वो किसी के सर्वर में नहीं डालती, वो उनके पास रहता है, केवल वो इंस्टेंस बना देती है। आपको एपीआई पॉइंट के थ्रू उसको कॉल करना है, और वो कॉल पीछे चले जाएगा एक्चुअल एलएलएम के पास, जो बैक में रहता है। तो एआई फाउंड्री क्या करता है, ट्रेन मॉडल को तो डिप्लॉय करने का फैसिलिटी देता है। इसके साथ आप इसको सेमी ट्रेन मॉडल हो गया, कस्टम मॉडल हो गया, है ना, तो ओपन सोर्स मॉडल हो गए। तो इस प्रकार के मॉडल को भी आप एआई फाउंड्री में डिप्लॉय कर सकते हो। अब डिप्लॉय करना मतलब टेस्टिंग के लिए, आरएनडी के लिए, और या फिर वो प्रोडक्शन लाइफ के लिए। तो जैसे मान लो कि आपने कस्टम मॉडल बना के डिप्लॉय कर दिया, तो कस्टम मॉडल को डायरेक्ट प्रोडक्शन लाइव नहीं कर सकते, उसकी टेस्टिंग होगी। तो हम उसको प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग करते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉम्प्ट देते हैं, उसके आंसर को एनालाइज करते हैं। और जब हमें लगता है कि एक्यूरेसी एकदम प्रॉपर आ गई जितना टारगेट था, तो हम उसको प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो एआई फाउंड्री एक्चुअली में एक प्लेटफॉर्म है, जहां पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स को हम डिप्लॉय करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके रिस्पॉन्स का इवेल्युएट करते हैं कि रिस्पॉन्स कितना एक्यूरेट आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है। कंपेयर करते हैं उसके प्रॉम्प्ट में कि प्रॉम्प्ट किस प्रकार से देने से रिस्पॉन्स में क्या चेंजेस आ रहा है। और गार्ड रेल ऐड करते हैं। गार्ड रेल बहुत जरूरी होता है। ये एक प्रकार की पॉलिसीज और कंप्लायंस होता है, एआई को प्रोटेक्ट करने के लिए, एआई को सिक्योर बनाने के लिए। या फिर आप बोल सकते हो कि एआई को आप ऐसी पॉलिसीज बना कर देते हो, जैसे एग्जांपल के लिए आपके कोड को रीड कर रहा है, और उसको कहीं पर कोई पासवर्ड दिख गया या कोई कनेक्शन स्ट्रिंग दिख गया, तो वो क्या करेगा, उसको मास्किंग कर देगा, या उसको एक्स 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 कन्वर्ट कर देगा, ताकि वो कोई दूसरा व्यक्ति ना देख सके, उसके पास गलती से सेव ना हो जाए डाटा। तो इतना तक उसको प्रोटेक्शन में डाला जाता है, उसको कंप्लायंस वगैरह या पॉलिसीज वगैरह डाल के हम उसको बोलते हैं गार्ड रेल। गार्ड रेल करना बहुत जरूरी होता है। तो एज ए एंटरप्राइज आर्किटेक्ट जब भी आप एआई में काम कर रहे हो, आपको ये पॉलिसीज लगानी पड़ती है। डिप्लॉय एआई एप्स, तो एआई एप्स अगर आप बनाते हो एआई फाउंड्री में, वो भी आपको वहां पर डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। मॉडल वगैरह डिप्लॉयमेंट करके बाहर से भी यूज कर सकते हैं आप। तो ये एआई फाउंड्री समझ में आ गया, एक जस्ट प्लेटफॉर्म है एजोर का, जो मॉडल को डिप्लॉय करने की फैसिलिटी देता है। अगर आपको एक नया मॉडल एजोर में डिप्लॉय करना है, तो एजोर से आपको जाना पड़ेगा एआई फाउंड्री में। और एआई फाउंड्री में आपको ऑप्शन दिखेगा मॉडल को डिप्लॉय करने का, और फिर उसको यूज कर सकते हैं उसके एंड पॉइंट और उसके की के द्वारा। तो जैसे मान लो टीचर टेस्ट 5 स्टूडेंट बिफोर चूजिंग बेस्ट। तो अगर मान लो 5 स्टूडेंट है, और उसमें से किसी एक को चुनना है, तो टीचर क्या करेगा, उसका टेस्ट लेगा, और टेस्ट लेकर के रैंकिंग के हिसाब से एक को चूज करेगा। तो ऐसी एआई फाउंड्री में जब हम मॉडल्स की बात करते हैं, तो इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के या बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, जो वर्किंग में होते हैं, जो टेस्टिंग में चल रहे होते हैं। लेकिन जो फाइनल मॉडल होता है, जो इसकी एक्यूरेसी होती है, वही प्रोडक्शन लाइव होता है, आगे चले जाता है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी टेस्ट कर रही है क्लेम असिस्टेंट, कस्टमर सपोर्ट बोर्ड, और पॉलिसी सर्च बोर्ड बिफोर डिप्लॉयमेंट। तो यानी कि ये जो क्लेम असिस्टेंट है, तो ये पहले टेस्टिंग होता है। तो टेस्टिंग वाले के लिए मॉडल होना चाहिए, एलएलएम होना चाहिए। तो एलएलएम कहाँ डालोगे, एआई फाउंड्री में। अगर आपने एप्लीकेशन एआई फाउंड्री में ही बनाया तो बात अलग है, तो भी वो डिप्लॉयमेंट वही होगा।
लेकिन आप एप्लीकेशन नेक्स्ट जेएस में एंगुलर में बनाते हो तो डेफिनेटली वो डिप्लॉयमेंट दूसरी जगह होगा। और वो इससे कैसे कनेक्ट रहेगा, एपीआई के थ्रू कनेक्ट रहेगा। तो ये फैसिलिटी होता है एआई फाउंड्री में कि आप मॉडल वगैरह डिप्लॉय करते हैं, एप्लीकेशन भी डिप्लॉय करते हैं, और मल्टीपल मॉडल की टेस्टिंग वगैरह भी यहाँ पर होती है। तो एआई फाउंड्री मेन चीज है, अगर आपको मॉडल बनाना है तो एआई फाउंड्री आपको ओपन करना पड़ेगा। एजोर मशीन लर्निंग, लास्ट टाइम भी मेरे पिछले सेशन में जो एआई के ऊपर लिया था मैं उसमें भी समझाया था। एजोर मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, ठीक है। मशीन मतलब अपना सिस्टम हो गया, लर्निंग मतलब लर्न फ्रॉम डाटा। तो कंप्यूटर सिस्टम को हम मशीन बोलते हैं, और इम्प्रूविंग फ्रॉम डाटा को लर्निंग बोलते हैं। यानी आप जितना डाटा डालते जाओगे उसकी लर्निंग बढ़ती जाएगी, वो उतना इंटेलिजेंट होता जाएगा। तो मशीन लर्निंग का मतलब ये होता है, राइट। तो जैसे यहाँ पर फ्लो दिया हुआ है कि अगर कोई हिस्टोरिकल डाटा अगर दिया जाए, हिस्टोरिकल डाटा मतलब जैसे लास्ट 2 साल का डाटा हो गया, 10 साल का डाटा हो गया ना, तो ऐसे हिस्टोरिकल डाटा इसको बोलते हैं। ये अगर आप डाल देते हो और आप उसको ट्रेनिंग देते हो प्रॉपर, और आपका जो मॉडल्स है इस डाटा के बेस पे क्या देगा आपको, प्रोडक्शन देगा। ये बताएगा कि भी आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वो पैटर्न ढूंढेगा हिस्ट्री में जाके, और पैटर्न के हिसाब से प्रोडक्शन बना करके देगा कि नेक्स्ट अगले महीने आपके बिजनेस में क्या होगा, आपका प्रॉफिट कितना ग्रो होगा, या आपका सेल्स कितनी बढ़ेगी, जो भी आप उसको करवाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए उसको डाटा होना चाहिए, हिस्ट्री डाटा, तभी वो प्रोडक्शन दे पाएगा। अगर हिस्ट्री डाटा जीरो है तो प्रोडक्शन देना ही नहीं चाहिए। जैसे मैं अभी नया एजोर के सब्सक्रिप्शन में एक मॉडल डिप्लॉय किया था, और तुरंत जा करके मैं उसका एनालिसिस देख रहा था एआई के द्वारा कि भाई मेरा कितना बिल आ सकता है। मना कर दिया, बोलता है कि भाई आपके पास हिस्ट्री डाटा नहीं अवेलेबल है, तो मैं ये नहीं बता सकता कि आपका बिल कितना आने वाला है। अगर 2-3 महीने का बिल उसको पता है तो वो बता सकता है कि अगले महीने का इतना आने का उम्मीद है। तो ये होता है। तो एजोर मशीन लर्निंग हिस्ट्री डाटा पे काम करता है, पैटर्न को आइडेंटिफाई करके, बस इतना याद रखना है। इंटरव्यू में पूछेगा तो आपको केवल इतना ही बताना है। इसमें एक और एग्जांपल दिया है कि स्टूडेंट पास मार्क्स प्रिडिक्ट फ्यूचर एग्जाम परफॉर्मेंस। अगर कोई स्टूडेंट है 10th में, अगर मान लो 70% ला के पास हुआ है ना, 8th में भी आपने देखा कि वो करीब 68% लाया है, और 12th में बोल सकते हैं कि वो अच्छा मेहनत करेगा तो 68 से 75 के बीच में लेके आएगा। आपने क्या किया, प्रिडिक्ट किया। लेकिन ये प्रिडिक्ट करने से पहले आपको हिस्ट्री का डाटा मिला, उसका पिछला 10th का डाटा का रिकॉर्ड मिला, 8th का मिला, और फिर आपने फिर प्रिडिक्शन किया, बताया कि 12वीं का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें कितना हो सकता है या कितना होगा, इसको प्रोडक्शन बोलते हैं। तो एआई के लिए भी सेम यही है कि बैक डाटा अगर उसको मिलता है हिस्ट्री का, तो वो प्रोडक्शन कर सकता है। जैसे कि मान लो लोन है, लोन सिस्टम प्रोडक्ट, विल कस्टमर रीपे लोन। अगर वो कस्टमर का हिस्ट्री उठा के बता देगा कि ये जो कस्टमर है क्या वाकई में पूरा लोन पटाएगा कि भागेगा या फ्रॉड करेगा, ये एआई से पता चल जाता है। वो पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है पिछली हिस्ट्री। अब यहाँ पर एक आता है कॉग्निटिव सर्विस। तो कॉग्निटिव सर्विस का मतलब ये होता है कि एआई से रिलेटेड सर्विस को एजोर में कॉग्निटिव सर्विस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि विजन सर्विस हो गया, स्पीच हो गया, लैंग्वेज हो गया, डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस हो गया। ये सब जो है कॉग्निटिव सर्विस कहलाता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि ये कॉग्निटिव सर्विस क्या होता है, या ये क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आपने अपने एप्लीकेशन में कॉग्निटिव सर्विस का इस्तेमाल किया, तो कॉग्निटिव सर्विस क्या है पहले ही जान जाओ कि एजोर में एआई से रिलेटेड कुछ सर्विसेज है जिसको हम कॉग्निटिव सर्विसेज बोलते हैं, और इसका हम इंटीग्रेशन हमारे एप्लीकेशन में करते हैं। अगर आप डॉट नेट का एप्लीकेशन बना रहे हैं या नोट जेएस का बना रहे हैं, तो उसमें हम इस सर्विस को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं थ्रू एपीआई। अब ये सर्विस क्या क्या हो सकती है, जैसे मान लो इसकी पहली सर्विस है विजन। तो विजन सर्विस में आपका ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, इमेज को आइडेंटिफाई करना, या कोई वीडियो में से कोई इमेज को आइडेंटिफाई कर लेना। जैसे ओसीआर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, एक सर्विस है जो मैं बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि इनवाइस को स्कैन करते अपने आप डाटा फिल हो जाता है फॉर्म में। तो ये सब चीजें विजन सर्विस की जाएगा। आप डीमार्ट में भी देखते हो ना, क्यूआर कोड से बटन दबाते रहता है, डाटा अपने आप फिल होते रहता है और बाद में बिल जनरेट हो जाता है। तो ये भी विजन सर्विस है, बार कोड को रीड कर रहा है, इसको बोलते हैं ओसीआर सर्विस। तो विजन के अंदर ओसीआर आता है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। फिर आपकी आती है स्पीच सर्विस। तो स्पीच सर्विस का काम क्या होता है कि आप जो बोल रहे हो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, और जो टेक्स्ट होता है उसको
आपके ऑडियो में कन्वर्ट करता है। तो जैसे आप कुछ क्वेश्चन पूछे उससे, बोल के पूछे, और आपने स्पीकर लगा कर रखा है, तो उसका आंसर जो है स्पीकर से वो बोल के ही बताएगा आपको। आप जिस लैंग्वेज में पूछोगे उस लैंग्वेज में आपको जवाब देगा। ये स्पीच सर्विस होती है, जो हमारी स्पीच को, ह्यूमन के स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है और टेक्स्ट को वापस कन्वर्ट कर देती है स्पीच में। लैंग्वेज सर्विस क्या होता है? ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन करने की सर्विस होती है। आप किसी भी लैंग्वेज में अगर इनपुट देते हो, चाहे बोल के देते हो चाहे टाइप करके देते हो, एनी लैंग्वेज, तो भी वो अंडरस्टैंड करेगा और आपको रिस्पॉन्स प्रॉपर देगा। तो फिर लैंग्वेज सर्विस मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर्विस होती है। फिर उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस। डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आप जैसे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आधार कार्ड को आपने स्कैन किया, या आप कैमरे के सामने आधार कार्ड को जैसे आप रखते हो, तो तुरंत क्या होता है कि आपका जो उसमें डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, वो फ्लैश हो जाता है, और जहां पर स्टोर करना चाहिए वहां जाके स्टोर हो जाता है। जस्ट आप वीडियो के सामने लेके आते हो और वो खींच लेता है तुरंत उसको। ये आपका डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस में होता है। आप इनवाइस को जैसे स्कैनर में रखे, या कोई फॉर्म ऑलरेडी फिल किया हुआ है उसको स्कैनर पे रखे, और आपके स्क्रीन पे कंप्यूटर में कोई फॉर्म है, तो अपने आप ये डाटा उसमें फिल होकर आ जाएगा, जो वैल्यू जहाँ जानी चाहिए वहां चला जाएगा। तो ये सब जो होता है डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस के कारण, और इसमें भी ओसीआर सर्विस यूज होती है। तो ये कॉग्निटिव सर्विस होती है। जब हम एप्लीकेशन में एआई का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये सोचना पड़ता है कि कहाँ पर हम क्या यूज करेंगे। अब इसके भी और डिटेल्स में देखते हैं, जैसे कि कंप्यूटर विजन। तो कंप्यूटर विजन में जैसे मैंने बताया कि ये इमेज को अंडरस्टैंड करता है। इसमें ये फैसिलिटी होती है कि इमेज को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, जैसे कि आपका ट्रैफिक कैमरा लगा रहता है, और उसमें से कोई गाड़ी ये बहुत तेजी से चले गई, या रेड सिग्नल को तोड़ दी, तो इमीडिएट इमीडिएट वो आइडेंटिफाई भी कर लेता है, उसका नंबर को भी नोट कर लेता है, और तुरंत उसको चालान भेज भी देता है। कोई, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, कोई बैठा हुआ नहीं करने के लिए, सेम ऑटोमेटिक हो रहा है। बस चालू करके छोड़ दिए, जो भी रेड सिग्नल तोड़ रहा है उसको चालान मिलते जाएगा। उसको एसएमएस आएगा कि आपका इतना चालान हुआ है, आप ऑनलाइन कटाइए। तो ये सब कंप्यूटर विजन सर्विस के द्वारा पॉसिबल होता है। और जैसे एक और एग्जांपल दिया, फोन अनलॉक यूजिंग फेस। तो जैसे कि आपने फेस को अगर रिकॉर्ड करके रखा, जैसे फोन के सामने आपका चेहरा लेके आओगे, वो अनलॉक हो जाता है। जैसे अपन उंगली लगा के अनलॉक करते हैं ना थंब इम्प्रेशन से, ऐसे ही फेस होता है, फेस से भी कर सकते हैं। तो जैसे आपका फेस दिखेगा कैमरे में, वो अनलॉक हो जाएगा। तो ये इसका रियल एग्जांपल, जैसे एयरपोर्ट चेक्स पैसेंजर फेस ऑटोमेटिकली। तो जैसे एयरपोर्ट में आप जाते हो ना अंदर, तो आपके फेस जो होता है रिकॉग्नाइज होते रहता है कंप्यूटर विजन के द्वारा। स्पीच रिकॉग्निशन जो मैंने बताया कि आपको कन्वर्ट वॉइस टू टेक्स्ट, तो आप जो भी माइक के द्वारा आप इनपुट दे रहे हो ऑडियो फॉर्मेट में, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। और आप किसी भी लैंग्वेज में अगर बोल रहे हो तो भी वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा, इंग्लिश में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जैसे आपने बोला कि हे फोन कॉल होम, आपने जैसे बोला, और तुरंत क्या होगा, घर के नंबर पे कॉल चला जाएगा। आपको मतलब ऐसे बटन दबाने की, सर्च करने की जरूरत नहीं है, ये सभी मोबाइल पे रहता है। आप उसकी फंक्शनैलिटी को ऑन कर लो, आप फोन पकड़ के जस्ट बोलो कि कॉल माय हस्बैंड, या कॉल विजय, तो लेकिन उस नाम से सेव होना चाहिए नंबर। अगर विजय के नाम से नंबर सेव है, तो आप जैसे बोलोगे वो उसको कॉल लगा देगा। अमित के नाम से सेव है तो आप बोलो प्लीज कॉल अमित, तो अमित का रिंग जाना चालू हो जाएगा तुरंत। तो ये सर्विसेज है। तो इस प्रकार के बहुत सारी सर्विसेज अलग अलग डिवाइस में होती है। ये जस्ट ओवरव्यू बताया कि समझ में आए कि ये सर्विसेज क्या काम करती है। अब जैसे डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस, रीड डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना उसको पूरा का पूरा रीड कर लेता है। तो वो डॉक्यूमेंट आपका स्कैनर में रख के भी कर सकते हो, वीडियो के सामने कोई डॉक्यूमेंट लेके कैमरे के सामने रख दिए तो भी वो बहुत क्विकली रीड कर लेगा। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि अपलोड पैन कार्ड, जैसे आप पैन कार्ड को अपलोड करते हो, अपलोड का बटन दबाते हो, पैन कार्ड का इमेज जो होता है ना, जेपीजी या पीएनजी, आप सेलेक्ट करते हो, अपलोड का बटन दबाते हो, तो वो पैन कार्ड अपलोड जैसे करते हैं ना, तो वहां से ये सर्विस क्या करती है, वहां से नाम हो गया, डीओबी हो गया, और आईडी नंबर निकाल के स्टोर कर लेती है डाटाबेस। आपको अलग से वो टाइप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइप करने में गलती हो सकती है। तो गलती को बचाने के लिए अब इन्होंने क्या बोला कि नहीं भाई, आप केवल अपलोड कर दो, वो खुद ही एकदम एक्यूरेट नाम वगैरह सेम टू सेम ले करके स्टोर कर ले। तो अभी ये बहुत ज्यादा यूज होने लग गया। आप देखे होंगे कई एप्लीकेशन में आपको केवल अपलोड करना रहता है, वो अपने आप फॉर्म में फिल हो जाता है डाटा वगैरह। फिर यहाँ पर आता है आरएजी।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है एआई का जब आप ऐप डेवलपमेंट करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। तो रिट्रीवल का मतलब क्या होता है? सर्च रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे आपने कोई प्रॉम्प्ट दिया, तो वो क्या करेगा, उस प्रॉम्प्ट से रिलेवेंट, यानी उससे जैसे मिलता जुलता आंसर देगा, एक से ज्यादा दे देता है। ठीक है। फिर उसके बाद ऑगमेंटेड मतलब होता है ऐड एक्स्ट्रा बिजनेस कॉन्टेक्ट। तो जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में कुछ कॉन्टेक्स्ट ऐड करता है। और उसके बाद जनरेशन, क्रिएट फाइनल आंसर। तो ये एक फ्रेमवर्क है। एलएलएम मॉडल भी यूज होता है, वेक्टर डाटाबेस भी यूज होता है। तब जाकर के आप बोलते हैं कि आप आरएजी, रैग इम्प्लीमेंट किए। तो अगर इंटरव्यू में किसी को पूछेगा कि वह रैग क्या होता है, तो इसको आपको ऐसा बताना है, फुल फॉर्म बताना है, फिर इसके इस काम करने का तरीका बताना है। और या फिर एग्जांपल देके अगर आप समझाना चाहते हो तो ऐसा बोल सकते हो कि जैसे आप, आपने क्वेश्चन पूछा चैटबॉट को कि मेरी लीव पॉलिसी क्या है कंपनी में। तो आपकी कंपनी की लीव पॉलिसी एलएलएम को पता नहीं है। एलएलएम का कहाँ है? यूएस में। तो यहाँ इंडिया में कंपनी की पॉलिसी तो वहाँ के एचआर बनाते हैं, सीनियर मैनेजमेंट बनाते हैं, तो वो तो उनको पता नहीं। तो फिर वेक्टर डाटाबेस में हम क्या करते हैं, कंपनी की जितनी पॉलिसीज रहती है सबको हम स्कैन करके छोटे छोटे चंक्स बना करके वेक्टर डीबी में एम्बेडिंग फॉर्मेट में स्टोर कर देते हैं। तो जब वो क्वेश्चन पूछता है कि मेरी लीव पॉलिसी क्या है, तो सबसे पहले वेक्टर सर्च होता है जिसको सिमेंटिक सर्च बोलते हैं, क्योंकि रैक फॉर्मेट हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। वहां से जो डाटा आता है उसको लेकर के एलएलएम को देते हैं, और एलएलएम उसको प्यूरिफाई करके हमें देता है। और हमारी पॉलिसी एकदम प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटेड हमारे सामने रख देता है। हमें ऐसा लगता है कि एलएलएम दे रहा है, एक्चुअली में एलएलएम डायरेक्ट नहीं दे सकता था। हमने रैक बनाया हुआ है और वेक्टर सर्च हमने किया, तब जाके आपको वो आंसर मिल रहा है जो एक्यूरेट है, करेक्ट है। ठीक है। अगर मान लो कि आप विदाउट रैग, आपने रैग लगाया नहीं, आपने एलएलएम लगा दिया और चैटबॉट बना दिया, बना देते कई लोग, लेकिन वो क्या करेगा? गैस करेगा। वो कई ऐसे जवाब है जो एलएलएम को पता नहीं है, गलत देगा। और खास बात है कि एलएलएम कभी नहीं बोलता कि मेरे पास जवाब नहीं है। वो देता ही है, क्या गलत देगा, कम गलत देगा, ज्यादा गलत देगा, लेकिन जवाब देता ही है। तो रैक फॉर्मेट जो रहता है, ये रैक का जो फ्रेमवर्क बोलते हैं इसको, ये एक्चुअली में एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए होता है। वो डाटा जो एलएलएम के पास नहीं है, आप इस फ्रेमवर्क को यूज करके, रैक फ्रेमवर्क को यूज करके आप यूज कर सकते हो। इसके लिए वेक्टर डीबी की जरूरत पड़ती है। तो इसमें फ्लो क्या रहेगा? जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा, तो जब वो क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या होता है, पहले सर्च होता है, जो मैंने बताया ना वेक्टर डाटाबेस। और सर्च होने के बाद रिलेवेंट डाटा को कलेक्ट किया जाता है। ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कभी कभी तो 10 होते, कभी 100 होते, लेकिन 100 डाटा को डायरेक्ट नहीं भेजते। हम उसमें क्या करते हैं, री रैंकिंग करते हैं। री रैंकिंग करके हम टॉप पे 10 उठा लेते हैं, और फिर उसके बाद उसको एलएलएम के पास भेजते हैं। एलएलएम फिर उसको रीड करता है, कॉन्टेक्स्ट को, डाटा को रीड करता है, और ट्रस्टेड आंसर देता है। यानी ऐसा आंसर देता है जिसको आप भी बोलते हो कि इसने एकदम सही जवाब दिया। तो ये इसका काम करने का तरीका होता है। इजी एग्जांपल यहाँ दिया है कि ओपन बुक एग्जाम। ठीक है, टीचर चेक्स बुक बिफोर आंसरिंग। तो ये क्या करेगा कि सबसे पहले कि ये रैक फ्रेमवर्क यूज करेगा, पहले एक सर्च मारेगा वेक्टर डेटाबेस में, फिर एलएलएम के पास जाएगा और एलएलएम जो है उसका आंसर इसको जवाब देगा। जैसे यहाँ एम्प्लॉय का बताया था रिम्बर्समेंट पॉलिसी, लेकिन ये रिम्बर्समेंट पॉलिसी के लिए रैक क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि एलएलएम को नहीं पता आपकी कंपनी की क्या पॉलिसी है। तो आप क्या करते हैं, अपनी कंपनी की सारी पॉलिसी को एम्बेडिंग फॉर्मेट में छोटे छोटे चंक्स बना करके स्टोर कर देते हैं। तो जब वो अगली बार सर्च होता है और आपकी पॉलिसी वेक्टर डीबी से वो लेके जाता है और एलएलएम उसको प्रॉपर एनालिसिस करके फॉर्मेट में करके आपको दे देता है, तो आप बोलते हैं कि हाँ यही मेरी कंपनी की पॉलिसी है, इसने जवाब बहुत सही दिया। अभी आ गया वेक्टर सर्च, जो मैं अभी बता रहा था कि वेक्टर सर्च क्या होता है। जो आप अगर रैग यूज कर रहे हो आरएजी, तो वेक्टर सर्च तो आएगा ही आएगा। तो सर्च बाय मीनिंग, नॉट एग्जैक्ट वर्ड। जैसे कि जनरली हम सिक्वल क्वेरी में जब सर्च करते हैं ना, तो ज्यादातर हम एग्जैक्ट वर्ड को ही सर्च करते हैं। हालांकि उसमें परसेंटेज सिंबल लगा करके थोड़ा आगे पीछे देख लेते हैं, लेकिन फिर भी वो वर्ड है, वर्ड सर्च है, करेक्टर सर्च है, वर्ड सर्च है। लेकिन वेक्टर सर्च नहीं है। वेक्टर सर्च मतलब मीनिंगफुल सर्च है। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ देखो लिखा हुआ कार, एग्जाम्पल यहाँ पर देखो एक कार है, तो कार को वो व्हीकल भी समझेगा और ऑटोमोबाइल भी समझेगा। ये खासियत होती है वेक्टर का। अगर वो कार है तो वो समझ जाएगा कि ये व्हीकल है।
या ये समझ जाएगा कि ऑटोमोबाइल है, तो अगर ऑटोमोबाइल की बात हो रही है तो कार को उठा लेगा। अगर कोई बोलेगा कि मुझे व्हीकल्स को चाहिए, तो भी कार उठा के उसको दे देगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग ये डिफरेंट होता है वेक्टर सर्च में, और ये एआई में इसीलिए यूज किया जाता है, एआई को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। ठीक है, इसीलिए इसका डेफिनेशन लिखा कि सर्च बाय मीनिंग, नॉट एग्जैक्ट वर्ड। एम्बेडिंग क्या होता है? एम्बेडिंग का मतलब होता है कि आपके जो टेक्स्ट होते हैं ना, वो नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू नंबर। ये नंबर मतलब 01 नंबर, एम्बेडिंग नंबर होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये नंबर में कन्वर्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि एआई केवल नंबर को जानता है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ से इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं और वो हमको जवाब दे रहा है, वो हमारी लैंग्वेज को समझ रहा है, नहीं। एआई केवल समझता है एम्बेडिंग नंबर, नंबर को समझता है, जिसको एम्बेडिंग बोला जाता है। तो एम्बेडिंग को समझता है, इसीलिए जो भी उसमें नॉलेज डाली जाती है, जो भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके चंक बनाकर उसको भेजा जाता है, आप देखोगे ना, आपका डाटा पहले एम्बेडिंग फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसके लिए कन्वर्ट करने के लिए एम्बेडिंग एलएलएम होता है। पहले आपका जो इंग्लिश में डाटा है ना, वो इंग्लिश के डाटा को एम्बेडिंग मॉडल को भेजा जाता है। एम्बेडिंग मॉडल वहां से उसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको देता है, और उसे आप जाके स्टोर करते हो। तो वेक्टर डाटाबेस के अंदर जो कॉलम होता है, एक टेबल होता है, टेबल के अंदर जो कॉलम होता है, उस कॉलम का टाइप जो होता है एम्बेडिंग होता है। तो वो एम्बेडिंग को स्टोर करने के लिए बना हुआ है। तो जितना ज्यादा एम्बेडिंग का लेंथ ज्यादा होगी, आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो ये एम्बेडिंग समझ में आ गया कि टेक्स्ट को एम्बेडिंग फॉर्मेट यानी नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, और एआई चूंकि इसी पे काम करता है, नंबर्स के ऊपर, तो आपको हर डाटा को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अब ये आपका आ गया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैंने बताया कि बहुत ज्यादा क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप एआई को काम कर रहे हो तो आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी करना है। आप जैसे मान लो आप जो सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो ना, तो उसमें जैसे आपने $10 का ले लिया, तो $10 आपका ऐसा नहीं कि जितना दिन चलेगा, 1 महीना, तो 1 महीना तक चलेगा। आपने अगर प्रॉम्प्ट गलत डाला तो वो आपका एक दिन में भी खत्म हो सकता है, 1 घंटे में भी खत्म हो सकता है। तो टोकन्स, एक्चुअली में टोकन्स रहते हैं, और जो हम चार्जेस दे रहे हैं ना, $10, $5, $70, तो हम टोकन परचेज करते हैं। 10 लाख टोकन, 1 करोड़ टोकन, तो टोकन हमको मिलता है। लेकिन प्रॉम्प्ट आपने सही डाला तो पता चला 2,000 टोकन लगा। आपने गलत प्रॉम्प्ट डाल दिया तो 10,000 टोकन लग गया। और इनकमिंग और आउटगोइंग दो, इन और आउट, दो प्रकार के टोकन होते हैं, और दोनों को मिला के टोटल टोकन बनता है। तो ये आपके जो बैलेंस रहता है ना, वहां से कटता है। तो आपका महंगा पड़ता है फिर ये। तो अभी तो फ्री में चैट जीपीटी मिला है, तो लोग तो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी टाइप कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट इमेज अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि पैसा लग नहीं रहा है। जिस दिन ये फ्री खत्म हो गया ना, उसके बाद तो ऐसे करेक्टर लिख लिख करके भी, टाइप करके भी आप बैठ के सोचोगे कि और इसको छोटा कर सकता हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट पैसा कटेगा उसमें। लेकिन एज ए इंजीनियर, एज ए आर्किटेक्ट, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पता होना चाहिए, क्योंकि आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा एआई टूल का इस्तेमाल करना है, कॉस्ट कटिंग भी करना है, ऑप्टिमाइज भी करना है कॉस्ट को। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होना बहुत जरूरी है, और आपका काम जो सही तरीके से आप समझा सकते हो, आपका करेक्ट आउटपुट अगर आपको चाहिए, जो आप चाहते हो वही आप बना के लेना चाहते हो एलएलएम से, तो आपको प्रॉम्प्ट एक्यूरेट देना पड़ेगा। और प्रॉम्प्ट में क्या करना है वो तो बताना पड़ता है, क्या नहीं करना है वो भी बताना पड़ता है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में डिटेल में ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। मैंने भी इसका सेशन बना के अपलोड किया हुआ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, कम से कम समय में मैंने समझाने की कोशिश किया। हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, लेकिन फिर मैंने ओवरव्यू बताया, कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा उसमें। प्रॉम्प्ट ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है? मैनेजिंग मल्टीपल प्रॉम्प्ट स्टेप बाय स्टेप। ये मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ, अक्सर मैं यूज करता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है कि जब जैसे कोई मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, मुझे एक दिन में एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो सॉफ्टवेयर में जो आर्किटेक्चर होगा, उसमें क्या क्या चीज लगेगी, वो सारा चीज मैं डिफाइन करके चैट जीपीटी को बता देता हूँ। लेकिन चैट जीपीटी क्या करता है, मेरे को स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट देता है। प्रॉम्प्ट नंबर 1, प्रॉम्प्ट नंबर 2, ऐसे 100 प्रॉम्प्ट देता है, और मैं एक एक प्रॉम्प्ट को एलएलएम को दे करके कोड जनरेट करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि जो पहली बार में जो मेरे कॉन्टेक्स्ट था, जो मैंने समझा दिया कि मुझे क्या एप्लीकेशन चाहिए, कैसा चाहिए, क्लीन आर्किटेक्चर चाहिए या लेयर्ड चाहिए, या मैं उसमें क्या क्या यूज करना चाहता हूँ, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, रेडिस कैसे, वो समझा दिया। लेकिन अब वो छोटा छोटा प्रॉम्प्ट दे रहा है, और जब वो प्रॉम्प्ट को चलाते जाएंगे तो लास्ट में वही बन के आएगा जो मैं चाहता था।
तो इसके ऑर्केस्ट्रेशन में क्या हो गया कि जो आपका एक बार में आपने कॉन्टेक्ट बना दिया वो सेंट्रल हो गया, और वहां से आपको प्रॉम्प्ट बन के निकलती जा रहा है। जैसे इजी एग्जांपल इसमें देख सकते हो, हॉस्पिटल रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं ना, ये ऑर्केस्ट्रेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेंटर पॉइंट होता है। तो जैसे मान लो कि पेशेंट आईडी अगर देखना है, तो रिकॉर्ड फाइंड करना है और डॉक्टर को भेजना है, तो ये काम कौन कर रहे हैं, हॉस्पिटल रिसेप्शनिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही बैंकिंग में देखेंगे, कस्टमर पूछ रहा है कि कैन आई गेट कार लोन, तो सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, पहले आइडेंटिटी चेक कर रहा है, क्रेडिट स्कोर चेक कर रहा है, पॉलिसी चेक कर रहा है, फिर एआई रिस्पॉन्स देगा कि हाँ भाई तुम कार ले सकते हो। तो ये सारे सिस्टम में आपके जो प्रॉम्प्ट होते हैं, या आपके डिफरेंट है, जैसे यहाँ पर जब लोन की बात कर रहा था, तो यहाँ पर भी जो प्रॉम्प्ट जाएंगे, आइडेंटिटी चेक एक प्रॉम्प्ट है जो एआई के पास जाएगा, फिर वो बोलेगा यस ये पास हो गया। क्रेडिट स्कोर चेक ये भी एक प्रॉम्प्ट है। तो जब आप किसी एक प्रॉम्प्ट से या एक कलेक्शन ऑफ डाटा से आप मल्टीपल प्रॉम्प्ट बनाते हैं, और ये सब इसी से रिलेटेड है, तो इसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन, और ये हो गया आपका सेंट्रल लॉजिक, और ये सब उससे जुड़े हुए हैं। तो ये यहाँ पर बताने की कोशिश किया है प्रॉम्प्ट ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है। और ये आपको लगेगा, अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्यूचर में करोगे, तो आपको प्रॉम्प्ट ऑर्केस्ट्रेशन के बिना आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके एक बार प्रॉम्प्ट डालने से एक सॉफ्टवेयर बन के नहीं आएगा बड़ा। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कई दिन लग सकते, कई महीने लगते हैं, लेकिन आपको ऑर्केस्ट्रेशन यूज करना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे आपको प्रॉम्प्ट वहां से उसके अकॉर्डिंग मिलता जाएगा, तो आपका आर्किटेक्चर भी चेंज नहीं होगा, और आपका एप्लीकेशन धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जाएगा और आगे बढ़ते जाएगा। अब ये आता है हमारा टॉपिक रिस्पॉन्सिबल एआई। रिस्पॉन्सिबल एआई क्या होता है, जैसे कि अभी तो बात उठ रही है, इंडिया में भी गवर्नमेंट में बात चल रही है कि हमको रिस्पॉन्सिबल एआई बनाना पड़ेगा, यानी कि हम उसमें गार्ड रेल लगाएंगे, हम उसमें कुछ कंप्लायंस लगाएंगे, पॉलिसीज वगैरह ऐड करेंगे, तो क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। यानी कि आप किसी इस प्रकार का डाटा उससे पूछने जाओगे जो इंडिया में बैन है, तो एआई साफ मना कर देगा कि ये आपके कंट्री में बैन है, मैं ये जवाब आपको नहीं दूंगा। सोचो इतने, हम अगर प्रॉपर तरीके से अगर सारे रूल लगा दें, तो ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा और हैकर लोग भी इसका इस्तेमाल कम कर पाएंगे। लेकिन अभी ये पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, चल रहा है इसके काम। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन दिया, बिल्डिंग एआई सेफली। अगर आप सेफली बनाना चाहते हो, फेयरली बनाना चाहते हो, और एथिकली बनाना चाहते हो, तो आपको उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबल का मतलब है कि आप उस एआई को आपने कोड दिया कि मेरे कोड को चेक करो, मुझे इसमें काम करना है, और आपने उसमें पासवर्ड वगैरह रखा हुआ है, तो वो पढ़ेगा पासवर्ड को और तुरंत आपको सजेस्ट करेगा कि भाई पासवर्ड को मुझे डायरेक्ट मत दो, और वो पासवर्ड को तुरंत ऐसे एक्स 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 में कन्वर्ट कर देगा, स्टार स्टार में कन्वर्ट कर देगा, और आपको सलाह भी देगा कि पासवर्ड जैसी चीज हम मुझे मत देना, आप उसको मिटा कर देना। तो ये रिस्पॉन्सिबल कहलाता है। तो इसके जो प्रिंसिपल्स रहते हैं ना, बहुत ही फेयरनेस होनी चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। इससे क्या होगा, लोग डरेंगे नहीं, लोग और सामने आएंगे एआई को यूज कर। अभी डरते लोग कि एआई को मैं अपना फोटो दे दिया, वो कुछ उसका इस्तेमाल कर दिया, किसी और को भेज दिया, 100 लोगों को भेज दिया। लेकिन एआई रिस्पॉन्सिबल अगर है, और है एक्चुअली में, लेकिन उसको और बनाना है, उसको और ज्यादा पावरफुल करना है, तो उसके लिए हम उसमें पॉलिसी ऐड करेंगे, तो लोगों का भरोसा है कि वो रिस्पॉन्सिबल हो जाए। फेयरनेस का मतलब होता है एवरी वन ट्रीटेड इक्वलिटी। यानी कि जब एआई को आप अगर क्वेश्चन पूछते हो, तो अगर आप मेल हो या फीमेल हो, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उस क्वेश्चन का जो जवाब है वो आपको मिलेगा। अगर आप मेल हो, आपने एक क्वेश्चन डाला, आपको भी जवाब दिया, फीमेल हो, उसको भी वैसे ही जवाब देगा। ऐसा नहीं कि फीमेल है तो अलग जवाब दे रहा है, मेल अलग, तो इसको फेयरनेस बोलते हैं। फेयर होना होता है उसका जवाब है। तो जब एआई रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, तो उसके जो रिक्वेस्ट लेने का तरीका और रिस्पॉन्स देने का तरीका, दोनों आपका जो है फेयर होता है। प्राइवेसी हम देख लेते हैं। प्राइवेसी क्या होता है, प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा। और मैं आप लोग को सजेस्ट भी कर रहा हूँ कि जब भी आप एआई में अपना कोड डालते हो, बग को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि आपके कोड में कोई एरर आ गई और आप चाह रहे हो कि एआई के द्वारा आप उसको सॉल्व करना चाहते हो, है ना, तो आप या तो क्लाउड यूज करोगे, जीपीटी यूज करोगे, परप्लेक्सिटी यूज करोगे। तो जब कॉपी पेस्ट करके जब कोड दिया जाता है ना, उसमें अगर आप कोई ऐसा फाइल या ऐसा कोड देने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कनेक्शन स्ट्रिंग या कुछ आपका एपीआई की है, क्लाउड वगैरह का,
तो कृपया उसको डिलीट कर दो। डबल कोटेशन के अंदर जो डाटा रहता है उसको डिलीट कर दो, या उसको एक्स 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 करके 2 4 बार लिख दो, और फिर आप एआई में दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो एक्चुअल की है ना, वो नहीं देना चाहिए, वो लीक होने का चांस रहेगा। ठीक है, पैन कार्ड जैसे है, तो पैन कार्ड अगर आपने डाल दिया या, तो ठीक है, वो तो तुरंत उसको मास्किंग कर देगा, हाइड कर देगा आपके पैन कार्ड पर, सलाह भी देगा कि ये कार्ड को उसने हाइड कर दिया। तो प्राइवेसी इसकी होनी चाहिए ताकि लोगों का भरोसा है, सेंसिटिव डाटा प्रोटेक्ट रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि अ, जैसे कि एआई एक ऐसा डिसीजन क्यों ले रहा है, कैसे ले रहा है। तो आप देखे होंगे, जब एआई को जब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं वो कुछ समय लेता है, और समय लेते समय वो कौन कौन सी वेबसाइट को पढ़ रहा है ना, किस सीक्वेंस में पढ़ रहा है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं, उसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं कि यही क्या काम कर रहा है, कौन कौन सी वेबसाइट पढ़ रहा है, और कैसे कहाँ कहाँ से डाटा लेकर के हमको फाइनल आउटपुट दे रहा है। ये ट्रांसपेरेंसी है, वो छुपाएगा नहीं कि मैं कहाँ से डाटा ला रहा हूँ, वो दिखा देगा कि मैं यहाँ यहाँ से डाटा लिया, और उसमें से जो अच्छा लगा वो मैं आपको दे दिया। तो ट्रांसपेरेंट होता है काफी इसमें काम जो होता है। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब यही हो गया कि भाई वो रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, यानी उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब उसको अकाउंटेबिलिटी हम जब बना देते हैं, तो जैसे कि एआई सजेस्ट अप्रूवल या फिर फाइनल डिसीजन बाई बैंक ऑफिसर। तो एआई से अगर आप कोई चीज करवाओगे, तो वो इस प्रकार की चीजें भी बोल सकता है कि भाई पहले आप ये करो, तभी मैं ये काम करूंगा। तो इस प्रकार से उसको अकाउंटेबल जब बना दिया जाता है, तो वो उसमें पॉलिसी वगैरह में बन जाता है और उसके हिसाब से आउटपुट देता है। यहाँ पर एक केस स्टडी है बैंकिंग एआई असिस्टेंट का। असिस्टेंट का मतलब चेट बोट होता है, सिंपल। जहाँ भी आप एआई असिस्टेंट बोल रहे हो, समझ जाओ चेट बोट की बात हो रही है, right? तो बैंक में अगर मान लो कि 50,000 सपोर्ट कॉल्स डेली आते, तो आप सोचो आपको कितने सारे एम्प्लॉय लगाने पड़ेंगे उन कॉल को हैंडल करने के लिए। और अगर 24 घंटे आते, रात को भी आते, दिन में भी आते, सुबह आते, शाम को आते, तो आपको पूरी शिफ्ट लगानी पड़ेगी एम्प्लॉय की। लेकिन अगर आप इसको एआई असिस्टेंट लगा देते हैं, तो 50,000 सपोर्ट कॉल को वो डेली का डेली हैंडल कर लेगा, और अकेला ऑटोमेटिकली करेगा। उसके लिए एम्प्लॉय को रखने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप सबको जवाब दे सकेगा। तो जैसे कुछ क्वेश्चन कोई पूछ रहा है कि भाई मेरा ड्यू डेट क्या है ईएमआई का, कोई पूछ रहा है मेरे क्रेडिट लिमिट क्या है, कोई पूछ रहा है लोन एलिजिबिलिटी है कि नहीं मेरे पास, है ना, कार्ड मेरे को ब्लॉक करवाना है, मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछना है पॉलिसी पॉलिसी से रिलेटेड। तो इस प्रकार के जितने क्वेश्चंस आते हैं, ये एआई हैंडल कर लेता है, किसी व्यक्ति को जवाब देने के लिए वहाँ बैठाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इतना आपके बिजनेस को बड़ा इजी कर देता है। तो इसके फ्लो में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई कस्टमर है, वो क्वेश्चन पूछा कि भाई मेरा ईएमआई का डेट क्या है, क्वेश्चन पूछा, तो एक वेक्टर सर्च पहले होगा, फिर नॉलेज डॉक्यूमेंट में वो आएगा, और फिर रैक फ्रेमवर्क यूज होगा, और उसके बाद एजोर ओपन एआई कॉल होगा। एजोर ओपन एआई में क्या है, एलएलएम मॉडल है, और आपको एक सेफ रिस्पॉन्स आपको दे देगा। सेफ रिस्पॉन्स का मतलब है कि वो रोल भी चेक कर लेता है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप एलिजिबल हो भी कि नहीं, आपको जवाब देना है कि नहीं देना है, ये भी वो चेक कर लेता है, तभी उसके बाद आपको फिर जवाब देता है। और इसमें रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, जैसे कि 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिल रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि एआई दे रहा है। फिर फास्टर रिस्पॉन्स, यानी आप उससे जब क्वेश्चन पूछोगे, तो एक ह्यूमन, है ना, कोई व्यक्ति अगर बैठा है, उससे आप क्वेश्चन पूछोगे कि मेरा ये लास्ट ईएमआई का अमाउंट क्या है, क्या था, तो वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, टाइप करेगा, टाइम लगाएगा। बट ये जो है आपका बहुत इजीली मिली सेकंड में आपको जवाब दे सकता है। रेड्यूस कॉल सेंटर लोड, कॉल सेंटर जो पहले हुआ करते थे ना, सब लोग हेडफोन लगा के लाइन से बैठे रहते थे, कॉल आते रहता था, कनेक्ट उठाते बात करते, वो रेड्यूस हो गया, जीरो नहीं हुआ है, बट रेड्यूस हो गया। जहां पर 10,000 एम्प्लॉय थे, वहां पर 100 एम्प्लॉय है, 50 एम्प्लॉय होंगे, बाकी सारा काम एआई से हो रहा है। एक्यूरेट पॉलिसी आंसर, पॉलिसी आंसर बहुत एक्यूरेट देता है। आपके कंपनी में पॉलिसी के अगर मान लो 1000 डॉक्यूमेंट है या हजारों है, तो वो सब स्कैन करके एम्बेडिंग करके आप डाल दो, तो वो आप फिर कोई भी क्वेश्चन पूछोगे आपकी कंपनी की पॉलिसी की, वो आपको एक्यूरेट आंसर देगा बिल्कुल,
उसमें कोई भी लाइन या कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी जो आपको लगेगा कि एक्स्ट्रा आ गई। प्रॉपर आपको जवाब मिलेगा। सिक्योर डाटा हैंडलिंग बहुत ही सिक्योर रहता है। और ये इसलिए रहता है क्योंकि हम उसको रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं, अकाउंटेबल बना रहे हैं। तो आपका डाटा भी सिक्योर होगा। लेकिन 100% सिक्योर होगा ये तो मैं भी नहीं बोलूंगा। 100% वो एक्यूरेट डाटा देगा ये भी नहीं बोलूंगा। क्योंकि अमेरिका जो है वो सबको धमकी दे के रखा है कि आप एक बैक गेट मेरे को खोल के रखो। मैं जब चाहे घुस करके सबका डाटा देख सकता हूँ, पूरी दुनिया के किसी भी कंट्री का, किसी का भी डाटा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो। ये दादागिरी कर रहा है अमेरिका। तो अभी तो मुझे बोल ही रहा हूँ कि इतना ज्यादा 100% तो नहीं बोल सकते, बट एक उसको अगर छोड़ा जाए तो बाकी जगह तो सेफ है। तो यहाँ पर एक फाइनल आर्किटेक्चर मैसेज क्या मिल रहा है? एआई बिकम्स यूजफुल ओनली व्हेन इट अंडरस्टैंड्स योर बिजनेस। यानी एआई का इस्तेमाल तभी अच्छा कहलाएगा जब आपके बिजनेस को समझता है कि आपका बिजनेस क्या है, आपके बिजनेस का पेन एरिया क्या है, आपके बिजनेस में क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, और एआई उसको दूर करेगा। तो यूजर्स ट्रस्टेड डाटा एंड एक्सप्लेन्स इट डिसीजन क्लियरली। तो जैसे कि आप एनोमली डिटेक्शन कर रहे हो, आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, आप फ्रॉड डिटेक्शन कर रहे हो, आप ऑटोमेशन कर रहे हो एआई के द्वारा, है ना? आप मतलब चैटबॉट बना करके आप 24/7 सपोर्ट दे रहे हो। इसका मतलब है आपके बिजनेस को वो ग्रो कर रही है। तभी हम बोल सकते हैं कि एआई इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए अच्छा साबित होगा। तो जब भी एआई का डिसीजन लेंगे तो ये सारे पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए। तो ये हमारा जो एआई का टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट था। और एआई के 24 सेशन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फ्यूचर में जल्द से जल्द। तो अगर किसी को एआई में काफी एक्सपर्ट बनना है तो वो काफी डीपली रहेगा। 24 सेशन है तो आप समझ सकते हो कि उसके जो टॉपिक्स है मैं लगभग सारे टॉपिक्स कवर करूंगा डिटेल्स में। तो उससे एआई में ही आपको अगर काम करना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, एआई में आगे बढ़ना है, डाटा साइंस में आगे बढ़ना है, तो आपके लिए इस प्रकार के सेशन बहुत अच्छे। थैंक यू टीम। आज का सेशन यहाँ पर खत्म हुआ।